हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग इतिहास का फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है, जो थ्योरी है, वो पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग इस वीडियो में लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वैसे ही प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में या तो पूछा गया है या तो पूछने का बहुत ज्यादा चांस है। और एक बात आपको बताते हैं, इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे फर्स्ट चैप्टर का, यहां से बाहर एक भी प्रश्न जो है आपको नहीं पूछा जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। तो इसलिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप वीडियो को ध्यान से देखने के साथ साथ सभी प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रश्न नहीं बनता है उसको नोट कीजिएगा, या फिर हो सके तो सबको नोट करना है, ठीक है। फिर आपको बाद में बताएंगे कोर्स वगैरह कैसे ज्वाइन करना, सारा चीज आपको बताएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ईटीएम मनके तथा अस्थियां, आज का हेडिंग क्या है? ईटीएम मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? आप सबको पता होगा ये प्रश्न के बारे में, हमने भी आपको कई बार जो थ्योरी पढ़ाते वक्त में बताया था, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो सिलखरी नामक पत्थर से बना हुआ था। किससे? सिलखरी नामक पत्थर से। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो है वो किस काम के लिए प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो मोहरें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और अपने सभ्यता के बारे में बताने के लिए कि हम जो है हड़प्पा सभ्यता से आए हैं, ये बात को प्रूफ करने के लिए इस मोहर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बनावली किस राज्य में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बनावली जो है वो किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है। बनावली जो है वो आपका हरियाणा में स्थित है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। बहुत दिनों से हम लोगों का क्लास नहीं हो रही थी, इसके लिए हमें खेद है। आप लोगों के लिए जो है बहुत ज्यादा चीज अभी तैयार हो रहा था, जो कि फाइनली हो चुका है। अब से जो है आपकी क्लास कंटिन्यू होगी और हर रोज क्लास होगी 7 बजे इसी टाइम पे, है ना। तो आप लोग को अब हर रोज 7 बजे जुड़ना है, क्योंकि क्लास जो है अब रेगुलर वाइज होगी, ठीक है। तो बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट देख लीजिए आप लोग, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है और हम आपको पहले भी करवा चुके हैं। जैसे कि ये बनावली जो है वो कहां पर है? तो हरियाणा में है, अभी हमने आपको बताया। ये कालीबंगा कहां पर है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में, ठीक है। धोलावीरा और लोथल कहां पर है? तो धोलावीरा और लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। तो यह जो है आपका एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, इसलिए आप लोगों को चुन करके यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी किताब में जो है ये सारा चीज दिया हुआ है कि बनावली हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, धोलावीरा जो है, धोलावीरा और लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आपको इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाता है कि जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा यानी कि सिर्फ अगर हड़प्पा बोले तो आपको समझना है कि हड़प्पा शहर, और हड़प्पा सभ्यता बोलेंगे तो फिर पूरी सभ्यता की बात होगी, ठीक है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे है। वैसे ही जो लोथल है आपका, वो आपका भोगवा नदी के किनारे है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वो आपका भोगवा नदी के किनारे है। ऑप्शन सी आपके सही आंसर हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप लोग बताएंगे कि सिंधु घाटी के जो भी निवासी थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑब्वियसली बात है, उस वक्त में जो है लोहा का खोज नहीं हुआ था, इसलिए उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं था। बाकी सोना के बारे में, चांदी के बारे में, तांबा के बारे में वो लोग जानते थे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, हड़प्पा का जो खोज है वो किसने किया? हड़प्पा का खोज, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया, सबको पता होगा। और कब किया है? 1921 में, ठीक है। वैसे ही मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है? तो मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो आरडी बनर्जी ने किया है, जिसको हम लोग कहते हैं रखलदास बनर्जी। क्या कहते हैं? रखलदास बनर्जी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बिल्कुल 5 का राइट आंसर आप लोगों ने सही जवाब दिया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, आपके स्क्रीन पर। हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वो किस पर आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो ये जो हड़प्पा संस्कृति है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी कि सर यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कृषि भी होता था और व्यापार भी होता था। तो यहाँ पर तो दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी, अगर 4 ऑप्शन अगर ऐसे दिया हुआ रहे, यहाँ पर ऐसा नहीं रहे कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, अगर ऐसा नहीं रहेगा तब यहाँ पर आपको राइट आंसर व्यापार पर लगाना है।
क्यों लगाना है? तो क्योंकि ज़्यादातर जो व्यापार है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में जो है ज़्यादातर व्यापार होता था, कृषि जो है वो दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। तो वहां पर ज्यादातर जो हड़प्पा संस्कृति है वो किस पर आधारित थी? तो व्यापार पर, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट 6 नंबर का, ठीक है। और अगर इनमें से सभी दे देता तो फिर राइट आंसर आपको डी लगा देना था, अगर इनमें से सभी देता तब, ठीक है। अभी फिलहाल सभी नहीं दिया है तो राइट आंसर आपको व्यापार लगाना है, कृषि नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, अब अगर यहाँ पर व्यापार देता ही नहीं, यहाँ पर अगर व्यापार नहीं देता तब फिर कृषि होगा, क्योंकि दूसरा नंबर पे कृषि होता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो उपासना करते थे मातृ देवी की, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और मातृ जो है वो आपका ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है उपासना करते थे मातृ देवी की, राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त आप लोग आंसर दे रहे हैं डियर, ऐसे ही आप लोगों को सारा थ्योरी पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए आपका जो है चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा। बाकी अगर आप डिटेल वाइज पढ़ना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ नोट्स, एक्सप्लेनेशन, ऑल चैप्टर 15 चैप्टर का पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। और जो बिहार बोर्ड से है उसको ज्वाइन करना है संकल्प बैच, और कोई अदर बोर्ड से हैं, अगर जैसे मान लेते हैं आप बिहार बोर्ड को छोड़ करके यूपी, राजस्थान, झारखंड या फिर और कोई बोर्ड से है तो उनको ज्वाइन करना है सफलता बैच, ठीक है। सफलता बैच जो है वो अदर के लिए है और संकल्प बैच बिहार के लिए। कहां पर मिलेगा? तो ये आपको ऐप पर मिलेगा, तनु क्लासेस ऐप पर, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए जो है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हमारी टीम से बात कर लीजिएगा 9263024692, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात कर लीजिएगा एडमिशन के लिए, कोर्स में ज्वाइन होने के लिए। अगर कुछ ऑफर वगैरह है तो उनके बारे में भी बात कर लीजिएगा। वहां पर आपकी थ्योरी वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ाई हो रही है आपकी, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। वहां पर लाइव क्लासेस होती है, डाउट सेशन वगैरह 24/7, कोई भी डाउट हो उसका सॉल्यूशन होता है, टेस्ट होता है, सब कुछ होता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप उस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमको लगता है आप में से लगभग सभी स्टूडेंट को आता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो क्या है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक शहरी सभ्यता था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कभी कभी शहरी ना देकर के आपको नगरीय दे देगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि नगरीय क्या आ गया, नहीं, शहरी देगा या फिर नगरीय देगा। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपका नगरीय सभ्यता था, यानी कि शहरी सभ्यता था, ठीक है। तो इसका स्वरूप हो गया शहरी सभ्यता। बाकी जो वैदिक सभ्यता है वो आपका ग्रामीण सभ्यता था, वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आपका शहरी सभ्यता, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता शहरी, क्योंकि वहां पर बिल्डिंग होता था, पक्की सड़कें होती थी, अलग अलग तरह का रोड होता था, रोड के दोनों तरफ नाला होता था, तो कितना विकसित था, है ना, इसलिए वो शहरी सभ्यता था। अगला है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आप सबको पता है हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो है मोहनजोदड़ो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने किया था, यानी कि रखलदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। विशाल स्नानघर, यानी कि जो नहाने वाला रूम है, विशाल स्नानघर है, वो कहां से मिला है? तो वो भी हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज किसने की थी? तो अभी हमने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पहली खोज है वो किया था दयाराम साहनी ने, यानी कि दयाराम साहनी कब किया था? 1921 में, ठीक है, 1921 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हम आपको ये सारा प्रश्न पहले भी अभी बता चुके हैं, है ना। तो हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस बात पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तब वहां पर आपको राइट आंसर लगाना है हड़प्पा सभ्यता। अगर पूछ दिया जाए तो सिंधु, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ हड़प्पा पूछे, जैसे यहां पर क्या पूछा गया है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो इसका मतलब है कि यहां पर हड़प्पा सभ्यता की नहीं, हड़प्पा शहर की बात हो रही है। क्योंकि आप सबको पता होगा हड़प्पा जो है एक शहर का भी नाम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर आपको पूछ दिया जाए कि जिला का नाम क्या है, तो जिला का नाम आप लोग बोलिएगा पटना। पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम पटना है, लेकिन पटना एक खास जगह भी है जो कि छोटा सा एरिया में जगह है ना। तो पटना पूरा जिला को भी बोलेंगे, लेकिन पटना एक शहर का भी नाम होता है। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता जो है ये पूरे सभ्यता का, यानी समझिए पूरे देश का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, लेकिन एक शहर का नाम क्या है? सिर्फ हड़प्पा, है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एक शहर के बारे में, यानी कि हड़प्पा के बारे में।
तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है? राइट आंसर आपका रावी नदी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपको पूछ दिया जाता हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तब वहां पर आपको राइट आंसर सिंधु नदी के किनारे लगाना था। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सबको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो था नगर योजना व वास्तुकला, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का। अगला है प्रश्न नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा इस तरह के प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन है वो नगर पालिका था, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वहां की जो सभ्यता है, कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता जो नगरीय और मतलब कि नगरीय सभ्यता था, इसलिए वहां पर नगर पालिका था। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे नगर पालिका में जो नगर होता है, जो शहर होता है, वहां पर नगर पालिका ही चलता है। ठीक है, अगला है हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? आप सबको पता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण थे, हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं डिटेल वाइज। ठीक है, अब पहला चैप्टर आपका तो यूट्यूब पे आ चुका है, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा जो एक्सप्लेनेशन जो थ्योरी है वो आपको लाइव क्लास में ऐप में बैच में करवाया जा रहा है, संकल्प बैच में। तो जो भी संकल्प बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट आप लोग कर लीजिएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके जबरदस्त आपकी पढ़ाई होती है लाइव एकदम। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो कारण है वो विदेशी आक्रमण भी है, आर्य लोगों के द्वारा आक्रमण भी किया गया था, साथ ही साथ प्राकृतिक कारण है, बाढ़ आ गया था, सुखाड़ आ गया था, भूकंप आ गया था, मानवीय कारण भी है, मानव के द्वारा भी वहां के लोग जो है अति दोहन करने लगे थे, है ना। उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हो गया उसके ये सभी कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, यानी कि आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जगह है जहां पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, वो जगह का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा जगह है? तो क्या वो बलूचिस्तान है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, या फिर आलमगीरपुर है? बिल्कुल आप सबको पता होगा 15 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। याद रखिएगा 15 का राइट आंसर, हड़प्पा, सॉरी फॉर दैट। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से जो पौधा निकलता हुआ दिखता है उस जगह का नाम है हड़प्पा, राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, वैसे आप सबको पता ही होगा कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कई नाम है। सबसे पहले एक हड़प्पा सभ्यता नाम है, एक सिंधु घाटी सभ्यता खुद नाम है, एक उसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, विकसित सभ्यता भी उसको कहा जाता है, विकसित सभ्यता। ठीक है, और यह सभ्यता कब से कब तक था? तो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक आपको पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चली थी, या फिर ये कब से कब तक था। तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक जो है ये सभ्यता चली थी। ये जो है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेट है। ठीक है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहां पर कुछ और आपको बताएगा। तो आपका जो एनसीईआरटी बुक है वहां पर दिया हुआ है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, और अगर एनसीईआरटी में गलत है दिया हुआ तो भी आपको गलत ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो आप सबको पता है कि हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो पता चला है वो सबसे पहले कहां से पता चला? तो वो हम लोगों को हड़प्पा नामक जगह से पता चला, है ना। जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर जाकर के उत्खनन करवाया, तब वहीं से हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों को सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह से पता चला, इसीलिए सबसे पहले जो खोज भी है वो हड़प्पा का हुआ था। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, है ना। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहां से मिला है? बताइएगा, सिंधु सभ्यता में जो ये गोदीबारा का जो प्रमाण है वो हम लोगों को कहां से मिला? लोथल से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से, या फिर वनमाली से? बिल्कुल 17 का जो राइट आंसर है वो आपका लोथल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी में गोदीबारा का जो प्रमाण है वो हम लोगों को लोथल से मिला है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस सिंधु अच्छा सूती कपड़े के साक्ष्य कहां से मिले हैं? इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन है ना वो मिट गया है, पता नहीं कैसे, बट कोई बात नहीं। तो आपको आंसर देना है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के बारे में हम लोगों को पता चला, यानी कि वहाँ पर भी सूती कपड़ा का यूज होता था। सूती कपड़े के बारे में कहाँ से पता चला है, वो कौन सा जगह है हड़प्पा सभ्यता का? ठीक है, तो ऑप्शन में आपका कालीबंगा है, रंगपुर है, सुतकांजीडोर है, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, बट आप याद रखिएगा मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो नामक जगह से हम लोगों को सूती कपड़े के बारे में पता चला है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया।
चलिए, मज़ा आ रहा आप लोगों को? मज़ा आ रहा है तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपकी पूरी तरीके से क्लास 12 आर्ट्स की बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी होती है, आप सबको पता है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर आप आसानी से बन सकते हैं, बस आपको जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे करेंगे तब, ठीक है। आप लोग कॉपी कलम निकाल करके नोट जरूर कीजिएगा दोस्त, जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत वक्त है। चलिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। अच्छा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? कई बार पूछा भी गया है ना। तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वो किया था आर.डी. बनर्जी ने, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, आर.डी. का फुल फॉर्म होता है रखलदास बनर्जी, ठीक है। तो आर.डी. बनर्जी कभी कभी दे देगा, कभी कभी रखलदास दे देगा। तो याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वो आर.डी. बनर्जी ने किया था, 1922 में किया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे 20। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपको पूछा जाता है मोहनजोदड़ो के बारे में। तो जैसे हमने बताया कि हड़प्पा जो शहर है, यानी कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है, ठीक वैसे ही जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको 2020 में पूछा भी गया है कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, सिंधी का, उर्दू का, फारसी का? ये दोनों तो नहीं होगा, आप हिंदी सिंधी में आप लोग को राइट आंसर लगाना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिंधी। याद रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो है वो आपका सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है, सिंधी भाषा का। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, लोथल कहां पर स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या फिर पंजाब में? तो हमने आपको शुरू में भी कराया वीडियो के शुरू में कि लोथल जो है वो आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। धोलावीरा और लोथल, बनावली हरियाणा में, बनावली बौ से जो आएगा वो हरियाणा में, बाकी लोथल और धोलावीरा ये दोनों जो है आपका गुजरात में। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था किस चीजों के आधार पर? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी आपका, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। ये जो प्राचीन इतिहास का जो मतलब निर्माण किया गया है वो किस चीजों के आधार पर किया गया है, ठीक है। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, या फिर विदेशी जो आक्रमण मतलब कि विदेशी यात्री जो यहाँ पर घूमने के लिए आया था उसके वो जो लिखा है, आपको एक एक करके बताते हैं। जैसे पूछा गया प्रश्न, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था किसके आधार पर? तो पहला ऑप्शन है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, यानी कि जो पहले पुरानी साहित्यिक किताबें लिखी हुई है, लिटरेचर की किताबें लिखी हुई हैं, क्या उसके आधार पर हम लोग इतिहास का पता लगाते हैं? या फिर विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, यानी कि जो विदेशी यात्री भारत घूमने आया था, जैसे कि आगे आप 5वां चैप्टर में, इतिहास के 5वां चैप्टर में पढ़ेंगे अल्बिरूनी के बारे में, इब्न बतूता के बारे में, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, फाहियान के बारे में जो कि चीनी यात्री था। तो इन लोग जो घूमने आए भारत, फिर घूम करके फिर भारत के बारे में जो लिखा, तो क्या उनसे हम लोगों को भारत के बारे में पता चला? या फिर पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, पुरातात्विक यानी कि जो इतिहासकार अभी खोज करते हैं अभिलेख का जो बेसिकली खोज करते हैं, ठीक है, तो क्या इसके आधार पर? तो हम लोग को प्राचीन का जो इतिहास का जो निर्माण है, यानी कि जो प्राचीन इतिहास के बारे में जो हम लोग पता लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी के आधार पर। हम लोग सभी के आधार पर जानकारी प्राप्त करके ही इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 24, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये जो कालीबंगा है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हमने आपको अभी बताया कि कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में। अच्छा 1 सेकेंड, अच्छा हाँ, बनावली हरियाणा में, सही बताया था मैंने। बनावली जो है वो आपका हरियाणा में, याद रखिएगा, बनावली आपका हरियाणा में, ये रट लेना है आप लोग को, कोई ट्रिक उरिक नहीं है। बनावली आपका हरियाणा में है, कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में है, और धोलावीरा और लोथल ये जो है आपका गुजरात में है। एनसीईआरटी में ये 4 ही दिया हुआ है और ज्यादातर ये 4 ही पूछा जाता है, इसलिए आपको ये 4 ही याद करना है, ज्यादा याद नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कालीबंगा कहां पर स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। बनावली हरियाणा में, और धोलावीरा और लोथल वो आपका गुजरात में, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, गंदे पानी को निकालने के लिए, यानी कि गंदे पानी को जो निकासी था उसको समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली? यानी कि गंदे पानी को निकालने के लिए जो एक बेस सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो कौन से सभ्यता में किया गया था? तो वो जो है आपका, आप सबको पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में ही किया गया था, है ना, विकसित सभ्यता था। तो गंदे पानी को निकालने का जो एक उत्तम तरीका है, जो बहुत अच्छा व्यवस्था है, वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली, इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो ये कालीबंगा के बारे में हो रहा है। जैसे कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे, और उसी तरीके से जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे। अब यहाँ पर कालीबंगा की बात हो रही है, ठीक है। तो कालीबंगा जो है वो आपका सरस्वती, या फिर जिसको हम लोग घग्गर नदी बोलते हैं, इसी के किनारे है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा जो है वो आपका सरस्वती, या फिर कहें तो घग्गर नदी के किनारे
अवस्थित है। ठीक है, अगला है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर है जिसको बंदरगाह नगर कहा जाता है? बंदरगाह नगर। ठीक है, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या फिर लोथल को? तो सिंधु सभ्यता का उस जगह का नाम है लोथल, याद रखिएगा लोथल। लोथल जो जगह है उसको कहा जाता है बंदरगाह नगर। ठीक है, बंदरगाह नगर किसको कहा जाता है? लोथल को। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहां से मिली है? नृत्य की मूर्ति का मतलब होता है डांस करने वाली मूर्ति, या फिर डांस के जैसा, जैसे डांस का एक स्टेप होता है ऐसे ऐसे कैसे भी करके इस तरह का स्ट्रक्चर का बना हुआ एक मूर्ति मिली है। बताइए वो मूर्ति हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के कौन से जगह से मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कोट दीजी से या फिर राखी गढ़ी से? बहुत जबरदस्त, बिल्कुल 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में नृत्य की जो मूर्ति है वो हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिली है। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। अगला है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बहुत सारे लोग यहाँ पर मेसोपोटामिया लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये राइट आंसर नहीं है। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, नहीं कि आपको बताना है कि बताइए सिंधु सभ्यता का जो संबंध है वो किस देश के साथ नहीं था। तो सिंधु सभ्यता का जो संबंध है वो चीन के साथ नहीं था, बाकी मेसोपोटामिया के साथ था, ईरान के साथ था, अफगानिस्तान के साथ था, लेकिन चीन के साथ नहीं था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसके साथ जो है व्यापारिक संबंध नहीं था। ठीक है, अगला है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो अभी हमने को यहाँ सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता है वो थे पशुपति महादेव, है ना। 30 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, पशुपति महादेव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये जो है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वीडियो को शेयर किए हैं आप लोग? अगर नहीं किए तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। यहाँ पर जबरदस्त तैयारी होती है, आप ही लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, आप ही लोग हैं जो कि प्यार देते हैं। और बस थोड़ा सा प्यार आप लोगों को, आपके जो दोस्त हैं उनको भी बताना है, ताकि आप लोग जब तैयारी करेंगे ना तो आप लोगों के बीच कंपटीशन बढ़ेगा, है ना। एक दूसरे से पूछताछ करेंगे, अच्छा बताओ तुमने वो क्वेश्चन पढ़ा था, अच्छा बताओ तुमने वो क्वेश्चन पढ़ा था। अकेले नहीं पढ़ना है, जितना आप शेयर करेंगे एजुकेशन को आपको भी उतना फायदा होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सर हम अकेले पढ़ लेते हैं, कोई फ्रेंड को नहीं बताएंगे वो डूबे, ऐसा नहीं है। फिर वो भी कहीं पे पढ़ेगा, आपको नहीं बताएगा, ऐसा होता है ना। तो आप जब बताएंगे तो वो भी आपको बताएगा। तो इसलिए आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में, सबको बताएं, अपने दोस्तों को कॉल करके, व्हाट्सएप स्टेटस में कैसे भी करके ज़रूर तनु क्लासेस आर्टकॉम के बारे में आप लोग बताएं, है ना। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? आप सबको पता है मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला। राइट आंसर आपसे ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो स्थल है उसी को हम लोग मृतकों का टीला के रूप में जानते हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग का नाम से जानता है? देखिए, मृतकों का टीला किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। सिंधु का जो बाग है वो भी किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। याद रखिएगा, राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। यानी कि जो सिंधु का बाग है वो हम लोग मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो को हम लोग सिंधु का बाग भी कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं। विशाल स्नानघर का अवशेष भी वहीं से हम लोगों को मिला था। ठीक है, अगला है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में जो है माता को मुखिया माना जाता था। जैसे आज के दिन पिताजी घर का मुखिया होता है ना। पिताजी, कोई अगर लोग आते हैं तो सबसे पहले पिताजी को ढूंढते हैं, है ना। और पिताजी नहीं हो तभी फिर किसी और के पास जाते हैं। लेकिन उस वक्त में जब सिंधु सभ्यता यहाँ पर था तो उस वक्त में माता को सबसे पहले ढूंढा जाता था। यानी कि उस वक्त में माता को ज़्यादा अधिकार था एज कम्पेयर टू पिता, या फिर कह सकते हैं कि माता जो है वो मुखिया होता था, घर का मुखिया होती थी घर का। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आज उल्टा है, आज जो है पिताजी सब कुछ है, लेकिन उस वक्त में माताजी होती थी। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो आप सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध जो है किसके साथ नहीं था? चीन के साथ नहीं था। बाकी मिस्रित की सभ्यता, यानी कि जो मिस्र है उसके साथ भी उसका संबंध था। मेसोपोटामिया, इसके साथ भी मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध था। क्रीट की सभ्यता, इसके साथ भी संबंध था। लेकिन चीन की सभ्यता के साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे 34 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपको जाएंगे 35। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और आप सबको पता होगा इसका आंसर कि सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुजाकार का था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे 35 नंबर प्रश्न का। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? बताइए कौन सा ऐसा सिंधु स्थल है जहां पर महिला को भी और पुरुष को भी एक साथ दफनाया गया है? क्या उस जगह का नाम लोथल है, या सुतकोंडा है, या फिर राखी गढ़ी है, या फिर बनावली है? तो आप लोग को राइट आंसर लगाना है कि कौन सा जगह है जहां पर महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, यानी कि जिसको बोलते हैं जमीन के अंदर गाड़ा गया है, दफनाया गया है, या फिर उसको बोलते हैं
इंतकाल होने के बाद या फिर मरने के बाद, मृत्यु होने के बाद जो इस्लाम के अनुसार जो मुसलमान करते हैं, दफनाते हैं, तो वैसे ही महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया। एक साथ नहीं दफनाया जाता वैसे, लेकिन उस वक्त में एक साथ दफनाया गया था। बताइए उस जगह का नाम क्या है? बहुत जबरदस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। याद रखिएगा राखी गढ़ी, ठीक है। तो उस जगह का नाम है राखी गढ़ी। तो महिला और पुरुष को जो एक साथ दफनाया गया था उस जगह का नाम क्या है? राखी गढ़ी। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आप सबको पता है कि विशाल स्नानघर यानी कि जो हम नहाते हैं, विशाल बहुत बड़ा बड़ा रूम जहाँ पर ठंडे पानी गर्म पानी की व्यवस्था, जहाँ पर एक साथ कई लोग मतलब कि वहाँ पर नहा सकते हैं। तो इस तरह का जो है स्नानघर यानी कि बाथरूम बना हुआ था नहाने के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला है? ये हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन बी आपका 37 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सा था? आप सबको पता होगा कि जुड़वा राजधानी जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका 38 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? आप सबको पता होगा, फटाफट जवाब दीजिए कि रखलदास बनर्जी को जो मोहनजोदड़ो का अवशेष है वो किस वर्ष मिला था? तो रखलदास बनर्जी को जो मोहनजोदड़ो के बारे में पता है वो कब चला था? 1922 में। अभी हमने आपको बताया क्वेश्चन को चाहे कैसे भी घुमा दे आपको राइट आंसर लगाना है। आपको कभी पूछ दिया जाएगा मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, कभी पूछ दिया जाएगा कि उसको किस वर्ष अवशेष मिले थे। क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमाए, लेकिन तनु क्लासेस .com का बच्चा को बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1922। तो रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के बारे में यानी कि मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है किस वर्ष मिले थे? 1922 में मिले थे। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला है, हाल से जुते हुए खेत के साथ साक्ष्य होगा यहाँ पर, ठीक है, साक्ष्य, ठीक है। तो हाल से जोते हुए जो हल होता है, हल मतलब कि जिससे पहले खेत जोता जाता था हल से, ठीक है। तो हल से जोते हुए खेत के बारे में जो पता चला वो हम लोगों को कौन सा जगह से पता चला? हड़प्पा सभ्यता। यानी कि आपको बताना है कि हल से जो है खेत को जोता जाता था उस वक्त में भी जब हड़प्पा सभ्यता थी। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल था, कौन सा जगह था जहां पर हल से जोते हुए खेत के बारे में साक्ष्य मिला है, पता चला है। बिल्कुल आप लोग राइट आंसर दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कालीबंगा। यानी कि कालीबंगा में ही हल से जोते हुए खेत के बारे में हम लोगों को पता चला। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 41, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? बताइए पशुपति महादेव की मुहर में कौन सा जानवर नहीं था? हाथी नहीं था, बाघ नहीं था, शेर नहीं था या फिर भैंस नहीं था? बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर हाथी लगा देंगे, बहुत सारे लोग भैंस लगा देंगे, लेकिन राइट आंसर मालूम है क्या है? राइट आंसर आपका शेर है, ठीक है। तो पशुपति महादेव की मुहर में जो है शेर जो है वो नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी हाथी था, बाघ भी था और भैंस भी था, लेकिन शेर नहीं था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कहने का मतलब है कि आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा जगह है जहां पर शतरंज की तरह ही कोई खेल है जो कि हम लोगों को पता चला है। उस वक्त में शतरंज के जैसा, आज जैसे शतरंज है ना, तो उस वक्त में शतरंज के ही जैसा कोई खेल खेला जाता था। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन सा जगह से हम लोगों को इसके बारे में पता चला है। तो बिल्कुल राइट आंसर है 42 का, बिल्कुल बहुत जबरदस्त, लोथल राइट आंसर होगा, लोथल, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए लोथल। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जगह से हम लोगों को शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? शतरंज की तरह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला है राय बहादुर दयाराम साहनी। कभी कभी आपको दयाराम साहनी दे देगा, कभी कभी आपको राय बहादुर दे देगा। नाम इसका पूरा क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी। इनमें से कोई भी दे दे, आपको राइट आंसर दिमाग में रखना, ठीक है। तो बताना है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले या फिर राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो आप सबको पता होगा कि राय बहादुर दयाराम साहनी जो है सबसे पहले जो उत्खनन करवाया था वो है हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब करवाया था? 1921 में करवाया था, ठीक है। मजा आ रहा आप लोगों को? मजा आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और बताइए कैसा लग रहा है, पढ़ाई वगैरह मजा आ रहा है अगर, ठीक है। चलिए अगला है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट है कि सर क्या आप जो थ्योरी पढ़ाए हैं चैप्टर 1 का, है ना, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो चैप्टर 1 का करवाए हैं, तो क्या सारा ऐसे ही होगा? तो डियर ऐसा नहीं होगा। ये जो थ्योरी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सारा चीज़ जो है जो भी बच्चे कोर्स को परचेज करेंगे उसके लिए है। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर यूट्यूब पे अपलोड किया गया वो डेमो था। कहने का मतलब है जो स्टूडेंट नहीं जानते थे, जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर किस प्रकार लाइव क्लासेस में पढ़ाई होगी ऐप में, तो उनके लिए वो चैप्टर 1 डेमो था, ठीक है। बाकी इस तरीके से पढ़ाई नहीं होगी। यूट्यूब में आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करवाई जाएगी। बात ही डिटेल वाइज जो पढ़ाई है, जो थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन है, नोट्स है, PDF है, क्वेश्चन आंसर है, टेस्ट है, ये सारा चीज़ ऐप में होगा, कोर्स में होगा।
अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको बाहरी कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कोर्स नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप यूट्यूब से अच्छे से पढ़िए, नोट करिए, कोशिश करिए जितना भी चीज़ आप मेहनत कर सके, है ना, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए चाहे जैसे हो, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो आप सबको पता होगा। मोहनजोदड़ो के बारे में जो सबसे पहले पता है वो लगाया था रखलदास बनर्जी, जिसको हम लोग आर.डी. बनर्जी के नाम से जानते हैं। कब लगाया था? 1922 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? आपको बताना है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? साहित्य नहीं है, सिक्के नहीं है, अभिलेख नहीं है, या फिर भग्नावशेष नहीं है। 45 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, वो है साहित्य। तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से साहित्य नहीं है, बाकी सिक्का, अभिलेख, भग्नावशेष, ये तीनों जो है पुरातत्व के अंतर्गत आता है। सिंपल यहाँ पर समझिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर डी आंसर लगा देगा जो कि गलत हो जाएगा। जैसे सिक्का जो है, ये पुरातत्व जब भी इतिहासकार खोज करता है तो उसको अगर सिक्का मिल गया तो इससे पता चल जाता है कि अच्छा सिक्का उस वक्त में ये सिक्का चलता था। अभिलेख मिल जाता है, उस वक्त में पत्थरों पर, लकड़ियों पर, पेड़ों पर लिखा हुआ था तो वो अभिलेख मिल जाता है ना। तो ये जो सिक्का है, अभिलेख है, भग्नावशेष है, ये तीनों पुरातत्व है, यानी कि उस वक्त में यूज होता था, जिसका खोज करके आज जो है हम लोगों को पता चला, ठीक है। बाकी जो साहित्य है वो उसको पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 45 नंबर का। अगला है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक मतलब है वो मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? बहुत जबरदस्त, बिल्कुल अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जिसको हम लोग ए कनिंघम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए कनिंघम, ठीक है। इसको कभी कभी ए कनिंघम या फिर अ कनिंघम कहते हैं, और कभी कभी इसका पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसी को जो है भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो हड़प्पा का जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी ने किया था। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब किया था? 1921 में। तो हड़प्पा का जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। अगला है आपका, भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? फिर से वही प्रश्न को घुमा गया। पहले यहाँ पर प्रश्न आपको क्या था कि पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है ना, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक वैसे आपको पूछा गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो देखिए, जिसको पिता कहा जाता है वो जो है पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। उनका नाम क्या है? ए कनिंघम। क्या नाम है? ए कनिंघम। एक नहीं होगा यहाँ पर, ए कनिंघम होगा। तो राइट आंसर 49 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है जो कि लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई? अग्निकुंड बताइएगा, बिल्कुल 50 का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जो अग्निकुंड है वो आपके कालीबंगा में पाई गई थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग को बताना है डियर कि आप लोगों ने 50 में कितना आंसर सही किया, ठीक है। याद रखिएगा, ये 50 प्रश्न अगर आप याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं पूछेगा, मैं गारंटी देता हूँ। बाकी अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पढ़ाए वो पढ़ लेते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, तो समझिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट। ये कंप्लीट होने के बाद अब आप लोगों को टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो जो कोर्स वाले बच्चे हैं उनको पता ही होगा कि सबसे पहले आपका थ्योरी हो गया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो गया, अब आपको टेस्ट ऐप में जाके लगाना है। सारा पीडीएफ भी आपको ऐप में मिल जाएगा। जो कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 1999 अभी आपका प्राइस है, और ये पूरे साल का प्राइस है, मतलब कि समझिए 12 महीने का, समझ रहे हैं। 12 महीने अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका 150 से भी लगभग 160 रुपये मंथली पड़ता है, और 160 रुपये मंथली पूरे कोर्स का, समझ रहे हैं। एक सब्जेक्ट का यहाँ पर 160 रुपये नहीं, एक सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको 2000-3000 देना पड़ेगा एक टीचर को, लेकिन यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का सभी चीज़, पीडीएफ, टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 160 रुपये मंथली लगभग आपको लग रहा है, जो कि बहुत कम प्राइस है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन करिए। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए एडमिशन के लिए। और जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, बस तैयारी अच्छी होनी चाहिए। कॉपी कलम आप सभी सब्जेक्ट का अलग अलग बनाइए, कॉपी कलम अलग जरूर बनाइए, नोट जरूर करिए। आपको रिवाइज करने में बहुत मजा आएगा। आप जब रिवाइज करेंगे आपको याद जल्दी होगा, इन फ्यूचर आपको बहुत काम देगा। आप अगर लिखेंगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। अपना जो राइटिंग है वो पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है एज कम्पेयर टू दूसरा, ठीक है। तो अपना राइटिंग लिखिए, अपने से लिखिए, नोट करिए, मेहनत करिए। रिजल्ट जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टॉपर आप बन सकते हैं, इतना भरोसा रखिए, और आप रिजल्ट भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए। ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और आपसे आपकी क्लास जो है वो कंटिन्यू चलेगी, इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा लास्ट में जाते आते। थैंक यू सो मच।